आदाब, यह समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों की सुर्खियों पर। चीनी वजीर खारजा वांग यी की सुषमा स्वराज से मुलाकात। हिंदुस्तान ने उठाया सरहदी और आबी तनाजे का मामला। तिब्बतियों ने दिल्ली में किया एहतजाज। आम आदमी पार्टी की मजलिस आमला की 3 रोजा मीटिंग खत्म। केजरीवाल ने कहा पार्टी की होगी तश्कील नौ। सरकार से गैस के दाम न बढ़ाने की अपील। अखिलेश यादव ने दिया बीजेपी लीडर विजय पंडित के कत्ल की जांच का हुक्म। दादरी के सीओ बरतरफ। मकतूल की बेवा ने कत्ल के पीछे बताई सियासी साजिश। मुंबई को मिला मेट्रो रेल का तोहफा। वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने दिखाई हरी झंडी। वर्सोवा से घाट कोपर तक का सफर हुआ आसान। और मिस्र के नौ मुंतखब सदर अल सीसी ने लिया हलफ बर्दारी की तकरीब में नहीं दिखाई दिया कोई बड़ा लीडर। हामियों ने तहरीर चौक पर मनाया जश्न। चीन के वजीर खारजा वांग यी की दिल्ली में उनके हिंदुस्तानी हममंसब सुषमा स्वराज से मुलाकात खत्म हो गई है। माना जा रहा है कि हिंदुस्तान ने चीन के सामने सरहदी तनाजे समेत कई अहम मामले उठाए हैं। साथ ही हिंदुस्तान ने चीन के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए गए बांध पर भी अपना एतराज जताया। हिंदुस्तान ने दोनों ममालिक के बीच तिजारत पर भी बातचीत की। इस मुलाकात के दौरान चीनी वजीर खारजा ने सुषमा स्वराज को चीन आने की दावत दी है। आपको बता दें कि चीनी वजीर खारजा 2 रोजा हिंदुस्तान के दौरे पर है। वांग यी कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर जमहूरिया से भी मुलाकात करेंगे। Meeting with the new foreign minister, Mrs. Sushma Swaraj, as well as the Indian Prime Minister, Mr. Modi, and a few other officials. I think this visit is significant because he is trying to convey some messages from President Xi Jinping. Because in the last few years, we have seen substantial number of visits from both sides. And to keep up the momentum, Mr. Wang Yi will be requesting the Indian Prime Minister or Indian Foreign Minister to visit Beijing for this month-end's 50th anniversary of the Panchsheel celebrations, number one. Number two, he will also be making several attempts at redrawing some of the joint statements for the ब्रिक्स समिट मीटिंग नेक्स्ट मंथ इन ब्राजील। दिल्ली में चीन के वज़ीर खारजा के दौरे के खिलाफ तिब्बत के लोगों ने एहतजाज किया। मजनू का टीला इलाके में वाक़ तिब्बती कॉलोनी में मुजाहिरीन जमा हुए। बैनर पोस्टर लिए लोग चीन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। मुजाहिरीन चाणक्यपुरी तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे थे कि मोदी हुकूमत को चीन में तिब्बतियों के खिलाफ हो रहे खून खराबे को रोकने के लिए बात करनी चाहिए। हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि तिब्बत के मुद्दे पे भी चर्चा हो और तिब्बत के अंदर जो अभी आत्मदाह चल रहे हैं, 130 से ऊपर चले गए आत्मदाह, उस विषय पे भी चर्चा हो। जो आत्मदाह करें उनके कुछ मांगे हैं, उन मांगे पे भी गौर किया जाए। और हमारे नए सरकार से काफी उम्मीदें हैं कि नए सरकार तिब्बत के विषय में बात करेंगे चीन से। रहे हैं तो जाहिर है बात करने के लिए आ रहे हैं। विरोध भी जताए थे और आ भी रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और इस तरह के विरोध तो देखिए, 2 देश है तो घर में एक परिवार में इख्तलाफ रहता है, मतभेद रहता है, लेकिन बातचीत से हल होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की मजलिस आमला की मीटिंग खत्म हो गई है। 3 दिन तक चली इस मीटिंग में कई अहम उमूर पर गौर खोज हुआ। पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के मुताबिक आम आदमी पार्टी की तश्कील 9 होगी। मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पार्टी को गांव-गांव से जोड़ा जाएगा और सभी कारकुनान में फिर से नया जोश भरा जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान मरकजी सरकार को मुबारकबाद दी। साथ ही सरकार से गैस के दाम न बढ़ाने की भी अपील की। केजरीवाल ने कहा कि गैस के दाम बढ़ने से हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे। केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली पानी की किल्लत को लेकर भी तशवीश का इजहार किया। मिशन विस्तार पूरे देश के अंदर गांव-गांव तक शुरू किया जाएगा, तो उसके लिए जो प्रस्ताव पारित हुआ वो मैं पढ़ के सुना देता हूं। लोकसभा चुनाव में
जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को अभूतपूर्व जनमत मिला है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस एवं अन्य पार्टियों को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। कांग्रेस का कमजोर नेतृत्व भविष्य में भी देश को दिशा देने में असमर्थ है। इसी दौरान देश की राजनीति में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, जो कि देश में ईमानदार राजनीति स्थापित करने के लिए और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बनाई गई है। आम आदमी पार्टी देश में स्वराज स्थापित करना चाहती है, जिसमें जनता की सरकारी कामकाज में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो। लोगों को इस पार्टी की विचारधारा बेहद पसंद आई, इसीलिए पार्टी बनने के 1 साल के अंदर इस पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी, जो कि एक ऐतिहासिक क्षण था। इस नई पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 430 स्थानों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। पहली बार में पार्टी को 4 सीटें मिली और 1 करोड़ 13 लाख वोट मिले। बीजेपी की नई सरकार मुकेश अंबानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए गैस के दाम दुगने करने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, खाद और बिजली के दाम बढ़ जाएंगे, सभी खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। हम बीजेपी की सरकार से अपील करते हैं कि गैस के दाम कतई ना बढ़ाए जाएं। हमने अखबारों में भी पढ़ा है कि सरकार डिफेंस के क्षेत्र में एफडीआई 100% एफडीआई परमिट कर रही है। ये तो बहुत गलत हो जाएगा। इससे तो हमारी रक्षा विदेशियों के हाथों में चली जाएगी। इस पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए। आम इंतखाबात में महाराष्ट्र में कांग्रेस के सारे बड़े लीडर पस्त हो गए हैं। कांग्रेस लीडर संजय निरुपम ने आज कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस के उम्मीदवार होते तो वो भी हार जाते। वाजिब है कि महाराष्ट्र में 48 में से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। शिवसेना ने 19 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस को 1 और एनसीपी को 4 सीटें मिली है, जबकि 1 सीट दीगर के खाते में गई है। महंगाई और भ्रष्टाचार के जो प्रकरण थे वो तो एक विषय है ही, उसके अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी चीजें थी, कुछ किसी का काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे में लोगों में एक इस प्रकार का भाव तैयार हो गया था कि इस बार कांग्रेस नहीं। और जब लोगों ने तय कर लिया था कि कांग्रेस नहीं, तो कांग्रेस के कितने भी मजबूत हों, अच्छे हों उम्मीदवार, उसकी तरफ देखा भी नहीं गया। और ऐसे में मैं अपना एक निष्कर्ष निकालता हूं कि ऐसा वातावरण था पिछले चुनाव में कि अगर नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होते तो वो भी हार जाते, वो भी जीत नहीं पाते। और इस मामले पर बीजेपी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता तो इस बात को महसूस कर रहे हैं और वो आत्मचिंतन करने को तैयार है, लेकिन कुछ लोग अभी भी अहंकार में डूबे हुए हैं। बेहतर होगा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का जनता का जनादेश है उसका सम्मान करे और आत्मचिंतन करे कि उनके किन गलतियों की वजह से जनता ने उन्हें ठुकराया है। अभी लोकसभा की नवमुंतखब स्पीकर सुमित्रा महाजन का कहना है कि कमजोर अपोजिशन के साथ सबको बराबरी का मौका देना भी एक चैलेंज की तरह होता है। इस तरह के तमाम इश्यूज पर उनसे खास बात की समय न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे उमाकांत त्रिपाठी ने। 16वीं लोकसभा की नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन से बातचीत करते हैं। सबसे पहले समय न्यूज नेटवर्क की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। 16वीं लोकसभा में चुनौतियां तो बहुत ज्यादा आपके सामने नहीं होंगी क्योंकि विपक्ष ना के बराबर है, लेकिन किस तरह सदन को संचालित करेंगे इसके लिए चुनौतियां नहीं होगी ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रजातंत्र में सबको समान अवसर देना ये भी एक चुनौती होती है। कोऑर्डिनेशन, क्योंकि एक की संख्या बड़ी है तो भी सामने छोटे छोटे दल है, तो सबका एक कोऑर्डिनेशन, सबको एक संधि कैसी मिलेगी, ये सब मैनेज करना हो तो वो भी एक चुनौती तो रहती है। और क्वालिटेटिवली बात कैसी हो, एक गुणवत्तापूर्ण डिबेट कैसा हो, ये भी तो एक चुनौती, करेंगे उसको भी। तो ये भी देखने में आता है जो सांसद अनुपस्थित रहते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं, उसके लिए क्या आप करेंगे? एक तो नए सांसद बहुत है और नए सांसदों के लिए, क्योंकि 300 से भी ज्यादा नए सांसद है, तो एक विचार है, वैसे ही एक थोड़ा सा हम प्रशिक्षण जैसा करते हैं, लेकिन इस बार हमारी जो बीपीएसटी हमारी जो संस्था है उसमें भी और इनोवेशन करते हुए सांसदों के लिए संसद का काम कैसे चलता है, कैसे चलना चाहिए,
कैसे प्रश्न उठाना चाहिए, कैसे उसका सदुपयोग करना, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की दृष्टि से भी, देश के दृष्टि से भी कैसे करना, ये सब थोड़ा सा ऐसा विचार है कि उनको कुछ प्रोग्राम उनके लिए तैयार करे। सीनियर कोई ऐसे नेता जो है, हो सकता है वो सदन में हो या नहीं भी हो, मगर उनके साथ उनकी बातचीत करके उनको कुछ एक ज्ञान दे, और ताकि वो एक अच्छे सांसद बन के अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी अच्छा काम करे और साथ ही साथ सदन में भी उनका एक परफॉर्मेंस अच्छा हो, ऐसी कोशिश है मेरी। 8वीं बार आप इंदौर से चुनकर आई हैं, सदन बहुत बार आपने देखा है, बहुत बार सदन को लगता है कि हंगामे की बलि चढ़ जाता है सदन, और जो उचित मुद्दे होते हैं वो सदन में नहीं उठ पाते हैं, और इसके साथ ही समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। तो इसके लिए कोई प्लान था आपके? करेंगे, सोचेंगे धीरे धीरे। मैंने मेरे भाषण में इसका थोड़ा सा एक हिंट किया है कि सदन में सतत पुराने जमाने से जो अध्यक्ष आए, हर एक ने अच्छी बात सोची है, एक एक कई परिपाटियां डाली है, उसका भी अभ्यास करके कुछ नई परिपाटी भी नियम या करना पड़े तो हम मिलकर के सोचेंगे उसके लिए। तो क्या आपकी ओर से ये कोशिश रहेगी कि 16वीं लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा समय बर्बाद न हो हल्ला न हो और मुद्दों पर बातचीत हो? कोशिश रहेगी नहीं, मुझे कोशिश करना ही पड़ेगी कि कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, सामंजस्य बैठे और एक गुणवत्तापूर्ण डिबेट हो। ये सब करने के लिए भरसक प्रयास करना पड़ेंगे और वो मैं बिल्कुल पूरी तरीके से करना ही पड़ेगा। सामंजस्य अच्छा हो, इसके लिए भरसक प्रयास करेंगी सुमित्रा ताई, जिनको सुमित्रा महाजन स्पीकर के तौर पर 16वीं लोकसभा में नवनिर्वाचित हुई हैं। समय के लिए दिल्ली से उमाकांत त्रिपाठी। ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। एक वो सदी थी जब कृष्ण भगवान गाय माता को अपनी माता मानते, और आज इस सदी में बिल फाड़ दो उन सालों के नाम का, खाने के लिए काट बेजुबान जानवरों की हत्या बंद करवा कर रहेंगे। ऐसी सजा दो हम समय शक्तिमान है, समय सम्मोहन है, समय सावधान है, समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। हौसलों के लिए समय एक हत्ती है, समय अनुशासन है, समय सुशासन है, शांत है, क्रुद्ध है, समय सुबुद्ध है, विजय का युद्ध, समय एक नारा है, समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है, रहिए समय के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल है आपका। नीतीश हटाओ मुहिम में मसरूफ जेडीयू से नाराज अरकान असेंबली ने आज जेडीयू के कौमी सदर शरद यादव से मुलाकात की। मुलाकात में राज्यसभा इंतखाबात पर भी बातचीत हुई। ज्ञानेंद्र प्रसाद ज्ञानू, पूनम देवी, अनिल कुमार, नीरज कुमार बबलू, मदन साहनी, राजू सिंह, रविंद्र राय और सुजाता ने शरद यादव से मुलाकात की। ये लोग पार्टी में बाहरी लोगों को तरजीह दिए जाने से नाराज हैं। छोटी सनतों के मरकजी वजीर कल्लाज मिश्र का कहना है कि उनकी सरकार छोटी सनतों को फरोग देगी ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। समय नुमाइंदा दिनेश गौतम से खास बातचीत में कल्लाज मिश्र ने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि सनतों को इतनी तरक्की दी जाए कि वो ज़रूरी सेक्टर से भी आगे निकल जाएं। जो जबरदस्त आबादी बढ़ी है, बेरोजगार नौजवानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, छोटे छोटे लोग हैं, पूंजी नहीं है, कम है, ऐसे सब लोगों की इसके माध्यम से जन सहभागिता और जन सहभागिता के जरिए से छोटे छोटे उद्योग धंधों का विकास और अधिकाधिक लोगों को उस उद्योग धंधों में समायोजित करने का प्रयत्न।
और अगर ये प्रभावी तौर पर लागू हो गया तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अभी तो कृषि विभाग ही कृषि ही एक ऐसा है जो हिंदुस्तान की आर्थिक रीढ़ कही जाती है। सर्वाधिक आर्थिक विकास की स्थिति कृषि विभाग के माध्यम से उभर करके आती है और दूसरे नंबर पर यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का योगदान होता है। अगर इसको हमने प्रभावी तौर पर लागू कर दिया तो निश्चित रूप से यह प्रथम स्थान भी प्राप्त कर सकता है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में मकतूल बीजेपी लीडर विजय पंडित की बेवा ने समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर नरेंद्र भाटी, गैंगस्टर अनिल दोजाना और साबिक जिला पंचायत सदर विक्रम ठेकेदार पर अपने शौहर के कत्ल का इल्जाम लगाया है। इस बीच दादरी के सीओ अनुज चौधरी को ओहदे से हटा दिया गया है। फिलहाल ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना हलके में पुलिस ने दफा 144 लगा दी है। बीजेपी लीडर विजय पंडित के कत्ल के बाद से इलाके में कशीदगी का माहौल है। आपको बता दें कि शनिचर की रात बाइक सवार बदमाशों ने विजय पंडित को गोली मारकर हलाक कर दिया था। दादरी तहसील के सामने वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। बीजेपी लीडर विजय पंडित के कत्ल के बाद मुश्तइल लोगों ने पूरी रात हंगामा किया। नाराज लोगों ने सरकारी बस और पीसीआर वैन को नजर आतिश कर दिया। ठेकेदार नरेंद्र भाटी और अनिल दोजाना, इन तीनों ने मिलकर मेरे पति को मरवाया। उसमें पुलिस का भी पूरा साथ था। अगर वो चाहती तो आज ये नहीं होता, क्योंकि जब धमकी आई थी हमने तुरंत कंप्लेंट करवाई थी। फिर उसके बाद भी उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कोई कार्रवाई नहीं करी। नरेंद्र भाटी यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लीडर है, वही नरेंद्र भाटी जी। वो कब से आपके हस्बैंड को थ्रेट कर रहे थे, मतलब धमकी दे रहे थे? जब से जब हमने 6 महीने का इलेक्शन जीता था तभी से। और क्या कह रहे थे, मतलब आप कहते कि बीजेपी के लिए कैंपेन ना करें आपके हस्बैंड? जी, अनिल दोजाना की यही धमकी आई थी चुनाव से 2 दिन पहले। इलेक्शन होने से कि अगर तूने रुख से आपको साथ दिया, चुनाव प्रचार कराया तो हम तुझे जान से खत्म कर देंगे, और वही हुआ। तो आपने उनके खिलाफ FIR में नहीं कराई थी। और अभी जो आज अभी नंबर सब उन्हीं के नंबर में फोन आया था, उसी नंबर को वहाँ पे थाने में लेके आए थे जेल में साहब। कभी पुलिस वाले ने ना करी हो तो अगर उस दिन ये काम हो जाता तो शायद आज मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ता। बीजेपी ने यूपी में कानून और बंदोबस्त की सूरत हाल पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि यूपी में जिस तरह सरेआम बीजेपी लीडर का कत्ल हुआ वो शर्मनाक है। जेडीयू ने भी बीजेपी लीडर के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया है। अफसोस की बात है कि एक के बाद एक घटनाएं उत्तर प्रदेश में इस तरह की दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार न समझने को तैयार है और न किसी तरह की कार्रवाई करने को तैयार है। आज स्थिति ये है कि पूरी तरह से कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी ध्वस्त हो चुकी है। कानून का राज रह नहीं गया, गुंडों का राज हो गया है। और ऐसे हालात में उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई करने के बजाय उसमें लीपापोती करने में जुटी हुई है। किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए और जो लोग हत्यारे हैं उनको पकड़ना चाहिए। लेकिन कोई इस तरह की घटना होती है तो उसमें हमने देखा कि तोड़ फोड़ और कई तरह की और घटनाएं घटी हैं, तो ये भी गलत है। सियासत के बीच मुंबई मेट्रो की शुरुआत हो गई है। महाराष्ट्र के वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मेट्रो ने वर्सोवा से घाटकोपर के दरमियान तकरीबन 12 किलोमीटर का सफर तय किया। मेट्रो के इस रूट पर 12 स्टेशन हैं। इससे हर दिन 11 लाख मुसाफिर सफर कर सकेंगे। शुरुआत में 4 डिब्बों वाली मेट्रो शुरू की गई है। इसमें एक साथ 375 मुसाफिरों के बैठने का इंतजाम है। पहले किराए को लेकर हो रहे तनाजे के सबब महाराष्ट्र के वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने वाज़ेह कर दिया था कि अगर रिलायंस और मेट्रो इंतजामिया ने किराया कम नहीं किया तो वो इफ्तिताही तकरीब में शामिल नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि वजीर आला जानबूझकर सियासत कर रहे हैं। मेट्रो 12 किलोमीटर के दायरे में वर्सोवा से घाटकोपर के बीच चलेगी। रिलायंस ने इस दूरी के लिए 10, 20 और 30 रुपए का किराया तजवीज किया है। पूरे शिमाली हिंदुस्तान में इस बार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। कई जगहों पर पारा 48 डिग्री तक जा पहुंचा। आज भी दिल्ली में पारा 45 के ऊपर रहा। दिल्ली में बिजली के बहरान को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक बड़ा फैसला लिया है।
फैसले के मुताबिक रात 10 बजे के बाद दिल्ली के मॉल्स को बिजली नहीं मिलेगी, जबकि सरकारी बाबू दिन में 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक एसी का मजा नहीं ले पाएंगे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह फैसला दिल्ली में बिजली की बढ़ती किल्लत के मद्देनजर लिया है। एक और वक्फे से लौटकर आलमी खबरें। कश्मीर समर फेस्टिवल 2014 में लुत्फअंदोज होने के लिए पुकार रही है कश्मीर की वादियां। 21 जून से 29 जून तक 120 लोग हैं जो उनके मुखालिफ हैं, वो हैं लेकिन इतनी तरह और इतनी चीजों पे बटे हुए हैं कि अगर वो बटे ना होते तो शायद ये 282 ना आते। कैसे जोड़िएगा? हमने देखा है तारीख के हवाले से, इस बात को मैं कह सकता हूं कि हमेशा कमजोर डेमोक्रेसी के कंधे पर सवार होकर डिक्टेटरशिप आया है। मुस्लिम मसाइल पर मेंबर पार्लियामेंट मौलाना असरारुल हक कासमी की बेबाक राय। हिंदुस्तान और जम्मू और कश्मीर की रियासत के बीच में जो एक रिश्ता है वो उसी आर्टिकल 370 के बिना पे है। क्या ये वक्त है उसको खत्म करने का? शायद इनके दिल में है कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने से पहले पहले कुछ न कुछ चीजों को हम बाहर लाके लोगों का रिएक्शन देखें। देखिए तकरार में सैयद फैसल अली के साथ इतवार की रात 8:30 बजे और पीर की दोपहर 2:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। ब्रेक के बाद इस्तकबाल है आपका। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में सिलसिलेवार बम धमाकों में 52 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। हफ्ते की रात बायास जिले में हुए ताकतवर बम धमाके में 23 नौजवान हलाक हो गए। ये लोग बिलियर्ड्स खेल रहे थे। इंतजामिया के मुताबिक ज्यादातर धमाके गुंजान बाजारों में हुए हैं। पुलिस जराये से मालूम हुआ है कि महलूकीन की तादाद में इजाफा होने का इम्कान है। धमाकों में अब तक 60 अफराद के हलाक होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा धमाकों में 110 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। कांगो की मशरिकी जमहूरी रियासत में जमीन और जानवरों को लेकर नस्ली फसाद हुआ है, जिसमें दर्जनों लोग जख्मी हो गए। ये नस्ली तशद्दुद उस वक्त हुआ जब मुटारूल गांव के चर्च को मुसल्ले अफराद ने चारों तरफ से घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसके अलावा कुछ लोगों को घर में घुसकर भी मारा गया। महलूकीन में तकरीबन 18 खवातीन और 8 बच्चे शामिल हैं। कुछ अफराद को धारदार हथियार से हमला करके और आग से जलाकर भी मारा गया। खित्ते में मौजूद इंसानी हुकूक के ग्रुपों का कहना है कि यह नस्ली फसाद मजहबी ग्रुपों और किसानों के दरमियान हुआ है। उनके मुताबिक इस तशद्दुद को सियासी तौर पर भी बढ़ावा दिया गया। पाकिस्तान में नाटो के एक ट्रक पर बंदूक बरदारों ने हमला कर दिया है। हमले के बाद ट्रक में आग लग गई। यह ट्रक अफगानिस्तान में मुकीम नाटो अफवाज के लिए जरूरी सामान ले जा रहा था। हमलावर गोलियां चलाकर फरार होने में कामयाब रहा। किसी भी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ताहम माजी में अक्सर तालिबान इस तरह के हमले करते रहे हैं। फिलहाल मामले की तहकीकात जारी है। वैसे पाकिस्तान में नाटो रसद काफिले पर अक्सर इस तरह के हमले होते रहे हैं। मिस्र के साबिक फौजी सरबराह अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने सदारती ओहदे का हलफ उठा लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब मिस्र की आईनी अदालत उज़्मा में मुनक्किद की गई। जजों के एक पैनल के सामने हलफ उठाते हुए सीसी ने कहा कि वो मुल्क को रिपब्लिकन निजाम, कानूनी तहत और मफाद आमा में काम करेंगे। इस दौरान सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए थे। जबकि अल सीसी के हामियों ने तहरीर चौक पर जमा होकर जश्न मनाया, लेकिन उनके बेशतर मगरबी हलीफ इस तकरीब में नजर नहीं आए। इसकी वजह मुखालिफिन पर अल सीसी की जानिबदाराना कार्रवाइयां बताई जा रही हैं। अल सीसी ने हाल ही में हुए सदारती इंतखाबात में एकतरफा कामयाबी हासिल की थी। हालांकि इंतखाबी अमल पर सवाल भी उठाए गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने खित्ते में बदअमनी की सूरत हाल के पेश नजर शहरियों के लिए लाजमी फौजी खिदमात का कानून जारी कर दिया है। इस लाजमी फौजी खिदमात के कानून का मकसद मुल्क के साथ वफादारी को बढ़ावा
वतन के लिए वाबस्तगी और कुर्बानी को फर्जंदगान वतन की रूह का हिस्सा बनाना है। UAE के सदर शेख खलीफा ज़ैद अल नहयान ने इस वफाकी कानून को जारी किया। कानून का सरकारी गजेट भी जारी कर दिया गया है। कानून के मुताबिक 18 से 30 साल की उम्र के हर अच्छी सेहत वाले मर्द शहरी को लाजमी फौजी खिदमात अंजाम देनी होंगी। ऐसे मर्द शहरियों के लिए भी फौजी खिदमात लाजमी होंगी जिन्होंने हाई स्कूल की डिग्री हासिल की हो, और जिन लोगों के पास स्कूल की डिग्री नहीं होगी उन्हें 2 साल तक लाजमी फौजी खिदमात अंजाम देनी होगी। वहीं खवातीन के लिए फौजी खिदमात का मामला इख्तियारी होगा। इस मकसद के लिए खवातीन के सरपरस्त की इजाजत जरूरी होगी। स्पेन में बादशाहत से दस्तबरदार होने और अपने बेटे को नया बादशाह मुंतखब होने के ऐलान के बाद से ही पूरे मुल्क में बादशाहत के खात्मे का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों में हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और रेफरेंडम का मुतालबा कर रहे हैं। इस सिलसिले में दर्जनों सियासी जमातें और शहरी तंजीमें मिलकर जमहूरी हुकूमत के कायम के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आ गई हैं। दारुल हुकूमत में एक बड़े मुजाहरे में हजारों की तादाद में लोग जमा हुए। अमेरिका में कश्तियों की आलमी दौड़ का एहतमाम किया गया। दौड़ में शामिल 12 कश्तियां पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगी। इस दौरान ये 64,587 किलोमीटर की मसाफत होगी। ये बहर-ए-गैनूस से होती हुई शिमाली आयरलैंड में वाक़ लंदन डेयरी पर इख्तिताम पजीर होगी। दौड़ खत्म होने में 11 माह का वक्त लगेगा। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर। चीनी वज़ीर ख़ारजा वोंग ही की सुषमा स्वराज से मुलाकात। हिंदुस्तान ने उठाया सरहदी और आबी तनाज़े का मामला। तिब्बतियों ने दिल्ली में किया एहतजाज। आम आदमी पार्टी की मजलिस आमला की 3 रोजा मीटिंग खत्म। केजरीवाल ने कहा पार्टी की होगी तश्कील नौ। सरकार से गैस के दाम न बढ़ाने की अपील। अखिलेश यादव ने दिया बीजेपी लीडर विजय पंडित के कत्ल की जांच का हुक्म। दादरी के सीओ बरतरफ। मकतूल की बेवा ने कत्ल के पीछे बताई सियासी साजिश। मुंबई को मिला मेट्रो रेल का तोहफा। वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने दिखाई हरी झंडी। वर्सोवा से घाट कोपर तक सफर हुआ आसान। और मिस्र के नौ मुंतखब सदर अल सीसी ने लिया हलफ। हलफबरदारी की तकरीब में नहीं दिखाई दिया कोई बड़ा लीडर। हामियों ने तहरीर चौक पर मनाया जश्न। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आलमी समय आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.samaylive.com। मुईन शादाब को इजाजत दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय। आदाब।